नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 12th क्लास के छात्र छात्राएं ध्यान दें कि हम लगभग हमारे काव्य खंड के 6 पाठ पूरे कर चुके हैं, जिनकी व्याख्या वगैरह मैंने आपको समझा दी है। अब टर्न है नंबर 7वें पाठ का, और 7वां पाठ अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। हालांकि ये साहित्यिक दृष्टि से तो है ही है, अपने बोर्ड एग्जाम में भी लगभग इनकी जो है कविताएं हैं वो आती हैं, तो कवि परिचय भी डेफिनेटली इनका बच्चे याद भी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका देखिए सरनेम क्या बच्चन है, और आप देख रहे हैं कि बच्चन नाम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी को काफी जानते हैं, पहचानते हैं जिनसे उनके भी पिताजी, बच्चन जी को जानते हैं लेकिन उनके पिताजी, तो ये आत्म परिचय, ठीक है, और एक गीत, ये दो अलग अलग कविताएं हैं। आत्म परिचय भी है और एक गीत, ये क्या है, दो अलग अलग कविताएं हैं। और इन कविताओं का जो रचनाकार है, रचने वाले हैं, वो कौन है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय, पहले तो पढ़ेंगे और उनके बाद पढ़ेंगे इनकी कविताएं। ठीक है, और बात ये है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कितने पढ़े लिखे हैं और किन हालत में पढ़े हैं, और इनका साहित्यिक परिचय आपको बता दूं कि जैसे कवि परिचय में दो प्रकार का एक वर्णन होता है। एक होता है व्यक्तिगत में तो जो भी कवि होता है उसके जन्म से लेके और उसने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो रचनाएं रची हैं, ठीक है, तो जो उसकी व्यक्तिगत जीवन की जुड़ी बातों को नोट किया जाता है। शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कैसे जीवन यापन किया, और भाई कविता रचना किया, उससे पहले कहीं कोई पद में थे या कोई सम्मान जो भी। लेकिन जो साहित्यिक परिचय होता है वो भाई इफेक्ट डालता है, बराबर का पलड़ा होना चाहिए। साहित्यिक परिचय में आता है कि उन्होंने किस किस व्याकरण, छंद, अलंकार का प्रयोग कौन से किया है, कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो आज हम दोनों ही बातों को बखूबी जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो धन्यवाद। सबसे बात करें कि जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है वो किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, सबसे हटके थोड़े से। ठीक है, अब जानते हैं कि ये हालावादी कवि माने जाते हैं, हालावाद। ठीक है, जैसे रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध होते हैं, इस तरह से छायावादी, भक्ति काल के अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से। लेकिन ये कैसे हालावाद, हालावाद का मतलब ये है कि ये प्रस्तुति को भांपकर उसके ऊपर इन्होंने जो भी कविता लेखन कार्य किया है उसके हिसाब से, तो हालावाद यानी उस स्थिति को भाप लेने का, हाल की बात कर रहे हैं। तो हालावाद एक, हालांकि और भी इसके नियम होते हैं काफी डीपली, लेकिन ध्यान दें हम इतना रखना कि सबसे हटके है इसलिए हालावाद से। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में, ठीक है, हालांकि जन्म आपको पहले बता चुका, इसमें जन्म जो है सन 1907 को हुआ है, और ये एक डेट याद रखना कि 1907 में अपने हिंदी में ही एक पोर्शन में आएगा कि 1907 में किसी और महिला कवयित्री का भी जन्म हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, और वो जब भी आएगा आपको मैं पूछूंगा, ये बात आपको याद रखनी है। 1907 स्पेशल डेट ध्यान रखना, 1907, क्योंकि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन था, बंग विभाजन ना। ऐसे पॉलिटिकल के भी स्टूडेंट्स होंगे, आप हिस्ट्री के भी होंगे, तो थोड़ा जीके भी याद रखना आपको कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, और 2 साल बाद 1907 में इलाहाबाद, जो कहाँ है, यूपी में, इलाहाबाद में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट भी काफी चर्चित रहता है, जानते हैं। इलाहाबाद यूपी में जो 1907 में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म माना गया है, जन्म होता है। और उसकी बात करें कि ये जो किस प्रकार के माने गए हैं, तो आधुनिक हिंदी साहित्य में जो भी चल रहा है उसमें हालावाद के जो प्रवर्तक है, जो हिंदी साहित्य का समय चल रहा है उसमें हालावाद को प्रमोट करने वाले, हालावाद को लेकर आने वाले जो कवि एकमात्र कौन है, डॉक्टर हरिवंश बच्चन को ही माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर जो परीक्षा है, हालांकि बहुत कम कवि हैं जिन्होंने ये डिग्री हासिल की है। तो स्नातक स्नातकोत्तर जो परीक्षा उत्तीर्ण की है वो भी कहाँ से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है। तो ये अपने ही शहर में स्नातक, इन्होंने स्नातक भी किया और स्नातकोत्तर भी किया। ठीक है, चलिए, तो अब बात करें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बात करें पीएचडी की इन्होंने उपाधि ग्रहण की, कैम्ब्रिज। ठीक है, वहां जाकर ने पीएचडी की उपाधि धारण कर ली है। ठीक है, शोध के लिए होती पीएचडी, अब जानते इस बात को। और यही एक रीजन है कि पीएचडी कर लेने के बाद ही आपका जो नाम या जो नेम है उससे पूर्व क्या लगता है, डॉक्टर लगता है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की बात करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करते हैं, या जिस व्यक्ति की बात करें कि जिसके नाम में डॉक्टर लगता है, तो अक्सर कुछ परसेंट बच्चे के समझते हैं कि जिसके नाम से पहले डॉक्टर लगता है वो डॉक्टर साहब है, वो इंजेक्शन या ट्रीटमेंट में डॉक्टर नहीं होते हैं। ये पीएचडी डिग्री होती है, एजुकेशन डिपार्टमेंटली होती है। तो ये डिग्री करने के बाद व्यक्ति के नाम से पहले डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको क्या जाता है, किसी सब्जेक्ट या किसी
टॉपिक डिप्लोमा विशेष की संदर्भित जांच होती है, शब्द होती है इसमें, ठीक है। चलिए, और जो लेखन कार्य करते हैं उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई आजकल, क्योंकि जो भी शोध के बाद उसमें लिखा जाता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ये पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली है। उसके बाद बात करें कि ये विदेश मंत्रालय, अंतर विदेश मंत्रालय दूसरे देश में रह करके और वार्तालाप की जाती है, तो विदेश मंत्रालय जो है उसमें हिंदी विशेषज्ञ रहे थे। विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ भी ये रहे हैं। और आपको बता दूं कि इन्होंने इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहां पर प्राध्यापक के प्रोफेसर के पद पे भी कार्य किया है। वहाँ गवर्नमेंट नौकरी लगे हुए, तो प्राध्यापक के पद पे भी इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। अब बात करें, पीएचडी हो गई है, प्राध्यापक रह चुके हैं, और विदेश मंत्रालय जो भारत सरकार का होता है उसमें भारत सरकार की ओर से हिंदी के विशेषज्ञ के पद पे भी कार्य कर चुके हैं। तो काफी अच्छा इनका भाई योगदान है। उसका देखिए सन 1966 में, ध्यान रखना 1966 में बहुत स्पेशल डेट, 1962 में आप जानते चीन भारत का युद्ध हुआ, और 65 में भी आप जानते युद्ध हुआ। तो उसके बाद 66 की बात करें तो 1966 में राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा क्या ये नामित हुई कि राज्यसभा सदस्य जो नियुक्त किए जाते हैं उनमें इनका नाम है, वो राष्ट्रपति ने भेजा इनको लिख करके कि आपको राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा इनको नामित किया गया, ये भी बड़ी उपलब्धि है। अब बात करें कि जो साहित्य की बात करें तो साहित्य अकादमी ये पुरस्कार है, ध्यान रखना, ये जो डिपार्टमेंटली दिया जाता है, जैसे हिंदी साहित्य अकादमी हो गई है, संस्कृत साहित्य अकादमी हो गई है, सभी सब्जेक्टों की अपनी अपनी अकादमी होती है, ठीक है। तो साहित्य अकादमी ये पुरस्कार का नाम है, ये इन्हें सम्मान को मिला। सरस्वती पुरस्कार भी एक सम्मान का नाम है, ट्रॉफी का नाम वो इनको मिला है। और एक अच्छी बात ये है कि पद्म भूषण भी इनको, यानी बहुत बड़ी उपलब्धि की, भारत के जो 3 बड़े पुरस्कार होते हैं उनमें से ये भी आता है। पद्म भूषण से भी डॉक्टर हरवंश राय बच्चन को नवाजा गया, जिनका जन्म इलाहाबाद में 1907 को हुआ था, ठीक है। चलते हैं, एक सम्मान प्राप्त हो गया इनको। उसके बाद देखिए कि सन 2003 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2003 में मुंबई में ही इनका क्या है निधन हो जाता है। 1907 इलाहाबाद में जन्म हुआ और 2003 में मुंबई में इनका निधन हो गया है। और इनके बेटे जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो आज भी बॉलीवुड की दुनिया में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, बहुत अच्छे एक सोशल वर्कर भी, बहुत अच्छी उनकी समाज के प्रति धारणा भी है। चलिए, उनको तो बखूबी जानते भी हैं। और ये जो हरिवंश बच्चन है, अभी किस 3-4 बातें याद रखनी है, हालावादी कवि हैं और ये साहित्य में नवीन कुछ युग में कुछ प्रेरित करने वाली कविताओं का वर्णन करते हैं। तो ये तो था इनका व्यक्तिगत परिचय। अब बात कर लेते हैं कि इनका जो साहित्यिक परिचय है वो कैसा है। तो ये जो रचना है आपको याद रखनी है, कैसे ध्यान दें कि अभी काव्य संग्रह की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मधुशाला, ये इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रचना है। सबसे पहले इसी का नाम आता है मधुशाला, फिर आती है मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये एक रचना का नाम है, निशा निमंत्रण। और बात करें फिर अपनी आकुल अंतर, कौन से अंतर, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, संतरंगिणी, सतरंगिणी, 7 रंगों वाली। और एक अपनी है आरती और अंगारे, और झरोखे के नाम से भी है, टूटे टूटे कड़िया के नाम से भी इनकी रचनाएं हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रिंट की है। अब इनको याद आप कैसे करते हैं, क्योंकि एक प्रश्न तो डेफिनेटली समझ आता है कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनका कार्य, जो लेखन कार्य है हरिवंश ने किया है। तो आपको याद रखना जब 3-4 प्रश्न याद जाती है कि जो मधुशाला है, मधुशाला से भी जिसमें बैठ के मधुसो बात करते हैं, तो मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश, 3 तो मधु के नाम से याद रखने हैं, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। उसके बाद बात करते देखिए निशा निमंत्रण, निशा रात को कहते हैं, निशा निमंत्रण हो गया। आकुल अंतर, अंतर से हृदय होता है। एकांत संगीत है, बिल्कुल एकांत संगीत है। और मिलन यामिनी, ठीक है। और सतरंगिणी है, और फिर हमारे आरती और अंगारे हैं। तो ये इनकी जो रचनाएं हैं इनको आप ऐसे शॉर्ट टेक्स्ट के रूप में याद कर सकते हैं कि जो मधुशाला, एक स्थान का नाम है मधुशाला, वहां पर कौन आते हैं, मधुबाला आती है, ठीक है। और मधुबाला आती है तो क्या लेकर आती है, वो मधु कलश लेके आती है। मधु उसे शहद को कहते हैं, मीठेपन को कहते हैं। तो मधुशाला नाम की जो जगह है वहां पे कौन आई है,
वहाँ मधुबाला नाम की एक सुंदरी आई है और वो क्या लेकर आए, मधु कलश लेकर आए हैं। ठीक है, क्यों लेकर आए हैं, वो निशा का निमंत्रण देने आए हैं। ठीक है, निशा निमंत्रण, रात्रि का निमंत्रण देने के लिए आए हैं, जबकि उनके मन में कुछ उलझन चल रही है। मधुशाला जगह है, मधुबाला आती है, मधु कलश लेकर आती है। क्यों आती है, निशा निमंत्रण देने के लिए आती है, लेकिन उसके हृदय में कुछ असमंजस है, मतलब आकुल अंतर है। ऐसी वो आकुल अंतर है, यानी कि अपने हृदय थोड़ी असमंजस चल रही है, आकुल अंतर है। अब अंतर तो, लेकिन वो जिसके लिए आए हैं वहां बैठ क्या करते हैं, वो एकांत संगीत का आलाप करते हैं, एकांत संगीत गाते हैं। और संगीत का नाम क्या है, मिलन यामिनी की अभी आन मिलो, तो ये उनका हो गया है। और जैसे ही गीत गाए जाते हैं, मिलन यामिनी गीत गाए जाते हैं, तब समझते हो सतरंगिणी, सातों रंगों की वहाँ पे उसकी सखियां हैं वो आ जाती हैं। और फिर क्या होता है, वहाँ पे जिन उनका जो आने वाला मेहमान है उसकी आरती की जाती है। और आप समझते हो अंगारों के रूप में उनकी में पूजा भी की जाती है। तो ये मैंने आज आपको शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिया कि ये जो रचनाएं हैं आप किस तरह याद रखेंगे। मधुशाला स्थल है, एक जगह का नाम है, मधुबाला वहाँ पे आती है, मधु कलश लेकर आती है, निशा को निमंत्रण करने के लिए आती है, लेकिन उनके हृदय में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आकुल अंतर है। आकुल अंतर, लेकिन अंतर का जो आकुलता दूर करने के लिए क्या करती है, वो एकांत संगीत गाती है। और संगीत का नाम क्या है, मिलन यामिनी है। और मिलन यामिनी जब आती है तो उसके साथ में और भी सखियां आती है। कौन कौन सी, सतरंगिणी सखियां आती हैं। और आते फिर वो आरती करती है, और आरती में भी क्या है, कुछ उनके जो कलश है उसमें क्या है, अंगारे हैं। प्लीज स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि ये चीजें आपको अभी तो कुछ एहसास नहीं दिलाती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आप बहुत बड़ी तैयारी करते हैं, RSIs की करते हैं, कुछ और करते हैं, तो यही चीजें आपको बाजार में से बुक्स लेनी पड़ती, खरीदनी पड़ती, क्योंकि आप BA के बाद RSIs की तैयारी करते हो, उस टाइम ये चीजें आपके पास नहीं रहती बुक्स वगैरह। और यही इन्हीं चीजों से प्रश्न आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सी रचना डॉक्टर वंश बच्चन की नहीं है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा ये मतलब है कि जब हम पढ़ रहे हैं आप तो ऐसा पढ़ें कि पढ़ा हुआ तो हमें भूले नहीं। तो ये चीजें आप एज ए शॉर्ट ट्रिक में अभी देखो 4 नंबर बस फिक्स हो जाएंगे, ये डेफिनेटली इसका कंपटीशन एग्जाम में आता है। ठीक है, अर्धवार्षिक वार्षिक डेफिनेट आता है। अब उसे कंपटीशन में आप ये तो फिर भी याद कर लेते हैं, लेकिन ये जो साहित्यिक परिचय है इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साहित्यिक परिचय में इतना लिखना है कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची है, रचनाओं को मैंने आपको जिक्र कर दिया है। अब ये अवश्य आपको अच्छा बुरा जो भी लगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि इन रचनाओं को आप भी याद रखें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इनकी पहली कविता परिचय के साथ में। बहुत ही मतलब गंभीर अर्थ लिए हुए हैं, शब्द बिल्कुल सीधे होंगे लेकिन उनका मतलब कुछ और होगा। ठीक है, क्योंकि किसको पढ़ रहे हैं, डॉक्टर खरवेश्वर बच्चन को पढ़ रहे हैं, और वो भी कैसे हैं, हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको पूरा सॉफ्टवेयर भी बता दिया है, इनका व्यक्तिगत परिचय बता दिया है, और अब चलते हैं आत्म परिचय में। ठीक है, धन्यवाद।